21वीं सदी के युद्ध आखिर लड़े कैसे जाते हैं? क्या ये सिर्फ हवा और जमीन की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अभूतपूर्व सैन्य अभियान की डिकोडिंग करने वाले हैं जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। हमारे स्रोतों में इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। हम समझेंगे कि कैसे एक साथ जमीन, हवा, समंदर, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस की ताकतों को मिलाकर ये अचूक प्रहार किया गया। चलिए बिना देर किए सीधे इस घटनाक्रम की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में हुआ कैसे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक दिन से। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 1:30 बज रहे थे। पहलगांव की शांत और खूबसूरत बैसरन घाटी। हमारे स्रोतों के मुताबिक अचानक वहां 5-6 हथियारबंद आतंकी पहुंच जाते हैं। उनका मकसद लोगों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाना। वहां कई पर्यटक थे, जिनमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी जैसे कुछ नवविवाहित जोड़े भी शामिल थे। और महज 15 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट के भीतर 26 मासूमों की जान चली गई। अब इस भीषण त्रासदी के बीच मानवीय साहस की एक ऐसी कहानी सामने आती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है वहां के एक स्थानीय घोड़े वाले आदिल हुसैन की। उसे मरना नहीं था, उसने बचना चुना। जब आतंकियों ने सैलानियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू की तो आदिल चाहता तो आसानी से अपनी जान बचाकर भाग सकता था। वो आतंकियों का निशाना था ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया? वो बिना डरे उन आतंकियों के सामने आ गया, उनकी राइफल छीनने की कोशिश की और दूसरों को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। देखिए, दिल्ली में बैठे हमारे रणनीतिकारों के लिए पहलगाम का ये हमला कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी। ये गुस्सा रातों रात नहीं पनपा था। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1999 के कंधार हाईजैक से लेकर 2008 का मुंबई हमला, 2016 का उरी और 2019 का पुलवामा, ये दशकों से चले आ रहे उकसावे की एक बहुत लंबी चेन थी। स्रोतों की माने तो इन लगातार हमलों ने सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया था। पहलगाम का ये नरसंहार वो आखिरी टिपिंग पॉइंट साबित हुआ जिसने स्पष्ट कर दिया कि अब एक निर्णायक कदम उठाना ही होगा। और यहीं से रणनीति में एक ऐतिहासिक शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले क्या होता था? ऐसे हमलों का जवाब या तो कूटनीतिक कड़े शब्दों में दिया जाता था या फिर बहुत ही सीमित सैन्य कार्रवाई होती थी। लेकिन 2025 में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार के हर अंग, कूटनीति, इकोनॉमी और मिलिट्री को एक साथ काम पर लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात, सैन्य कमांडरों को पहली बार 100% ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई। यानी कब, कहां और कितनी ताकत से हमला करना है, इसका पूरा फैसला सिर्फ सेना के हाथ में था। अब जरा इस तैयारी के स्केल को समझिए। ये कोई आम हवाई स्ट्राइक नहीं थी। एक भी गोली चलने से बहुत पहले साइबर वॉरियर्स ने दुश्मन के क्रिटिकल सिस्टम्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। अंतरिक्ष में इसरो ने अपने सैटेलाइट्स की पोजीशन बदल दी ताकि एकदम रियल टाइम निगरानी हो सके। समंदर में हमारी नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को बिल्कुल शांत मोड में तैनात कर दिया। और इस पूरे विशाल तंत्र का धागा जुड़ा हुआ था एक बेहद सुरक्षित जॉइंट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर से। किसी भी मास्टर क्लास सैन्य ऑपरेशन में टैक्टिकल डिसेप्शन यानी चकमा देने का बहुत बड़ा रोल होता है। 6 मई को क्या हुआ? अचानक उत्तरी सीमा के पास 244 शहरों में मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी गई। इससे हुआ ये कि विरोधी सेना का पूरा ध्यान और उनके रडार उत्तर की तरफ लॉक हो गए। उन्हें लगा हमला वहीं से होगा, लेकिन असलियत जब फोकस उत्तर की ओर था, उसी रात दक्षिण में तंजावुर एयरबेस पर एक स्ट्राइक स्क्वाड्रन बिल्कुल खामोशी से असली प्रहार की तैयारी कर रहा था। एकदम परफेक्ट डिसेप्शन। और फिर वो घड़ी आ ही गई। 7 मई 2025 रात के 1:05। ये वो वक्त था जब असल स्ट्राइक शुरू हुई। स्रोतों के डेटा के अनुसार इस पूरे एग्जीक्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट लगे। बस 22 मिनट। लेकिन इस छोटी सी विंडो ने दशकों पुराने निशानों को हमेशा के लिए मिटा दिया। आइए देखते हैं कि इन 22 मिनटों में हुआ क्या। सीमा पार 9 अलग अलग लोकेशंस को निशाना बनाया गया और ये कोई रैंडम जगह नहीं थी। मुजफ्फराबाद का वो कैंप जहां पहलगाम के आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी, मुरीदके में मौजूद वो हेडक्वार्टर जिसका सीधा लिंक 2008 के मुंबई हमलों से था, और बहावलपुर का वो अड्डा जिसकी जड़ें 1999 के विमान अपहरण से जुड़ी थीं। मतलब हर एक टारगेट का अपना एक पूरा इतिहास था, एक सीधा हिसाब था जो चुकता किया जा रहा था। इन सब में जो बहावलपुर वाली स्ट्राइक थी, उसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर था। इसे
कंधार के भूत को मिटाना कहा गया। 1999 में जब हमारा विमान हाईजैक हुआ था, तब मजबूरी में हमें कुछ खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इसी बहावलपुर अड्डे पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें 1999 के उस हाईजैक से जुड़े कई अहम चेहरे भी शामिल थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये 25 साल पुराने एक अध्याय का फाइनल क्लोजर था। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े एक्शन के बाद उधर से रिएक्शन तो आना ही था। भारत की इस स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद ही विरोधी खेमे ने ऑपरेशन बुनियान अन मरसूस नाम से पलटवार करने की कोशिश की। उन्होंने ड्रोन, रॉकेट और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना चाहा। लेकिन सवाल ये था कि क्या हमारी तरफ से इस जवाबी हमले की तैयारी थी? जवाब है 100%। यहीं पर हमारे एयर डिफेंस ग्रिड, खासकर S-400 सिस्टम ने अपना जलवा दिखाया। जैसे ही विरोधी ड्रोन्स और मिसाइलों ने भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया, S-400 सिस्टम ने उन्हें 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर ही ट्रैक किया और हवा में ही उड़ा दिया। इस अभेद्य सुरक्षा कवच ने दुश्मन के पलटवार को सीमा के उस पार ही रोक कर रख दिया। और बात सिर्फ बचाव तक नहीं रुकी, हमारी वायुसेना ने इसके तुरंत बाद एक प्रीएम्प्टिव काउंटर स्ट्राइक कर दी। मतलब उन्होंने सीधा दुश्मन के एयर डिफेंस रडार्स को ही उड़ा दिया। इससे आसमान में हमारे जेट्स के लिए एकदम सुरक्षित कॉरिडोर बन गए। इसके बाद सरगोधा और जैकोबाबाद जैसे प्रमुख रणनीतिक एयरबेसों पर सटीक हमले किए गए, जिससे उनके अर्ली वार्निंग विमान और UAV जमीन पर ही खाक हो गए। हवा और जमीन पर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ ही एक और मोर्चा खामोशी से अपना काम कर रहा था, समंदर का मोर्चा। भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स मकरान तट के एकदम करीब बिल्कुल मुस्तैद खड़े थे। ये वो मल्टी डोमेन प्रेशर है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। समंदर में भारत की इस भारी भरकम मौजूदगी ने विरोधी नौसेना को इतना खौफजदा कर दिया कि वे अपने बंदरगाहों से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। जरा सोचिए, जब हर तरफ से ऐसा जबरदस्त दबाव बनता है तो नतीजा क्या होता है? 10 मई की दोपहर 3:35 हॉटलाइन बजती है और विरोधी सेना के DGMO की तरफ से युद्ध विराम यानी सीज फायर की अपील आती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें और भारत की इस परफेक्ट मल्टी डोमेन घेराबंदी ने अपना काम कर दिया था और ठीक शाम 5 बजे आधिकारिक तौर पर सैन्य कार्रवाइयों को रोक दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग हुई, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। याद है ना कि शुरुआत कैसे हुई थी? एक ऐसे हमले से जिसका मकसद लोगों को धर्म के नाम पर बांटना था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किन्होंने किया? 2 महिला अधिकारियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी जो मुस्लिम हैं और विंग कमांडर अमिका सिंह जो हिंदू हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये उस नफरत और विभाजनकारी सोच के मुंह पर एक बहुत ही करारा और सशक्त तमाचा था। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस सैन्य अभियान को दुनिया भर में एक केस स्टडी बनाते हैं। 9 बड़े रणनीतिक टारगेट नेस्तनाबूद किए गए, 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला और अहम आंकड़ा है वो है 0 सिविलियन कैजुअलिटीज। जी हाँ, एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। ये दिखाता है कि इस ऑपरेशन में कितनी खौफनाक सटीकता और अनुशासन बरता गया था। स्रोतों का विश्लेषण बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की भू राजनीतिक नीति के एकदम नए नियम तय कर दिए हैं। इसके 2 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, नो टॉलरेंस, मतलब किसी भी आतंकी घटना का अब तुरंत और बेहद कड़ा जवाब दिया जाएगा। दूसरा और सबसे अहम, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, यानी अगर कोई सोचता है कि परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी देकर वो भारत के ऐसे पारंपरिक सैन्य ऑपरेशंस को रोक लेगा तो वो भूल जाए। और इसी नई नीति का तीसरा बड़ा नियम है नो टेरर एंड टॉक्स। इसका संदेश बिल्कुल साफ है, जब तक पड़ोस में आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी तब तक कोई व्यापार नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। अब आतंक के आकाओं और उन्हें पालने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा, दोनों को एक ही तराजू में तौला जाएगा। एक और बात जो हमारे स्रोतों ने बहुत जोर देकर बताई है वो है भारत की आत्मनिर्भरता। यह सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि सैन्य ताकत की असली नींव बन चुका है। इस पूरे ऑपरेशन में आकाश मिसाइल सिस्टम से लेकर स्वदेशी रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ने बिल्कुल सटीक काम किया। इन सफलताओं ने दुनिया भर में भारतीय रक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन
इन तमाम कामयाबियों और सटीक स्ट्राइक्स के बीच एक बहुत ही कड़वी और जमीनी सच्चाई भी है। हाँ, यह सच है कि ऑपरेशन सिंदूर ने इमारतों को गिरा दिया, आतंकी कैंप्स तबाह कर दिए, लेकिन जिस नफरत भरी विचारधारा ने पहलगाम में मासूमों की जान ली, वो आज भी जिंदा है। ईंट पत्थर के ढांचे तो आप रातों रात नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कट्टरपंथी विचारधारा को जड़ से मिटाना अभी भी एक बहुत लंबी और जटिल लड़ाई है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरीके से इस ऑपरेशन में साइबर, स्पेस, समंदर, हवा और जमीन को एक साथ पिरोकर दुश्मन को घुटनों पर लाया गया, क्या ऑपरेशन सिंदूर ने 21वीं सदी के युद्ध और जियोपॉलिटिकल डिटरेंस के लिए हमेशा के लिए एक नया टेम्पलेट तैयार कर दिया है? क्या भविष्य के युद्ध अब सिर्फ इसी तरीके से लड़े जाएंगे? इस पर आप सब जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प और अहम विषय के साथ।